दुनिया का जो है दिमाग अब तब्दील हो गया है और चाइना से सस्ता खरीद कर अमेरिका को महंगा बेच रहा था। ओवरऑल जो है टेक्सटाइल की सनत भी मुश्किलात का शिकार हो गई है। फिर गैर ज़रूरी तौर पे एक चपकलश का आगाज़ किया जा रहा है। फिर जब वो लावा फटता है तो वो फिर बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार कर लेता है। हर चीज़ ₹1 की चीज़ ₹100 की मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं व्लॉग विद दुर्दाना शहाब। उम्मीद है कि आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हालिया चाइना में होने वाली एससीओ कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे जो तफरीक है, फ़र्क है, वो उसको वो दिखाया, बहुत वाज़े तौर पर दिखाया गया और वो मतलब डेलिबरेटली नहीं हुआ, अनकॉन्शियसली जो है, जो सरबराह मुमलिकत है दुनिया भर के, उनसे रिएक्ट हुआ। और उनसे रिएक्ट कुछ इस तरह से हुआ कि हमने देखा कि शहबाज शरीफ के साथ दुनिया भर के जो सरबराह मुमलिकत हैं, जिस तरह से वार्म वेलकम कर रहे थे और उनसे गपशप कर रहे थे और बहुत अच्छे अंदाज में उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी, नज़र आ रही थी मुख्तलिफ उसमें बनिस्बत मोदी साहब के। और मोदी साहब का फेस भी जो बता रहा था कि वो शिकस्त की हज़ीमतें उनके चेहरे पे वाज़ेह नज़र आ रही थी। ना सिर्फ ये कि वाज़ेह नज़र आ रही थी, बल्कि वो जिस तरह से उनको लीडरान्स जो हैं वो इग्नोर कर रहे थे, वो भी एक बड़ा बायस शर्मिंदगी था। और अच्छा, दुनिया भर के चैनल तो ये दिखा रहे थे और नज़र आ रहा था, लेकिन इंडिया का वही गोदी मीडिया जो है मतलब फ़ुज़ूल बकवास पे लगा हुआ था और उनका कहना ये था कि पीएम मोदी के लिए जो है ना रेड कारपेट बिछाया गया। अरे भई! पूरी दुनिया की सरबराह मुमलिकत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था और वाज़ेह तौर पे दिखाया गया था कि सब जहाज़ से उतर रहे हैं, उस रेड कारपेट से सब लोग आ रहे हैं। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस में जब रेड कारपेट पे सब लोग चलकर आ रहे हैं, तो ये मोदी साहब के लिए नहीं था रेड कारपेट। अच्छा, मोदी साहब ने बहुत इंप्रेशन देना चाहा कि क्लोजनेस विद रशिया एंड चाइना, और उन्होंने बड़े मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज से और इस तरीके से, लेकिन वो उसमें भी नाकाम रहे। वो उसकी वजह 2-3 हो सकती है। एक तो वजह ये थी कि एक हज़ीमत का सामना वो करके चुके थे पाकिस्तान के साथ और उस जंग के बाद जो ये प पाकिस्तान और इंडिया के सरबराह मुमलिकत का पहली दफ़ा फ़ेस टू फ़ेस हो रहा था। और एक बहुत ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आता रहा था शहबाज शरीफ के चेहरे पर और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। शहबाज शरीफ के चेहरे पे जितनी बशाशत थी और जितना कॉन्फिडेंस था, उनकी बॉडी लैंग्वेज में जितना कॉन्फिडेंस था, और मोदी सर साहब जितना डाउन थे बिल्कुल से, और फिर उसके बाद जब उनको इग्नोर कर रहे थे मुख्तलिफ ममालिक के सुदूर, फिर उसके बाद मजबूरन उनको टर्की के सदर जो हैं उनके साथ, तैयब अर्दगान के साथ आगे बढ़कर हाथ मिलाना पड़ा। जबकि उनको पता था कि उनकी शिकस्त में जो उनको शिकस्त मिली है उसमें आपके टर्की ने भी हमारा साथ दिया था चाइना के साथ-साथ। फिर उसके बाद चाइना के सदर ने जिस तरह से जब वो आगे आए हैं तो वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने फ़ौरन टर्न होकर उनको आगे का रास्ता दिखाया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही थी और अब हमें नज़र आ रहा था कि दुनिया का जो है दिमाग अब तब्दील हो गया है और अब दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। जो पहले पाकिस्तान को एक तरक्की पज़ीर मुल्क ममालिक का एक छोटा-सा हिस्सा समझते थे, अब उनको अंदाज़ा हो गया है हालिया पाक-भारत जंग के बाद। और उस जंग के बाद उन लोगों को जिस तरह से पाकिस्तान को दुनिया भर में पज़ीराई मिल रही है, इंडिया में उसी तरह से चीखें निकल रही हैं और वो फिर वही झूठ का कर रहा है मोदी मीडिया, फिर उसके बाद वही झूठ पे झूठ के चल रहे हैं और उसके बाद वो वाज़े के तौर पे बताना चाहते हैं कि जी मोदी साहब ने ये कर दिया और मोदी साहब ने वो कर दिया। ये मोदी साहब वही हैं जिन्होंने चाइना के लिए बोला था कि ये छोटी-छोटी आँखों वाले जो है ना वो हमारे ऊपर हावी कैसे हो सकते हैं, हम इनको अपनी लाल आँखें दिखाकर जो है ना दबा देंगे। अब वही मोदी साहब बड़ी खुशामद में लगे हुए हैं चाइना के, क्योंकि अमेरिका ने इनके ऊपर से बिल्कुल से हाथ उठा लिया है, अमेरिका भी इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा। इसकी वजह से हिंदुस्तान में सूरत-ए-हाल ये है कि सनत जो है शदीद तरीन बहरान का शिकार हो चुकी है। गो के अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि सदर जो है वो इंडिविजुअली इस तरह से टैरिफ लगाने का फैसला नहीं कर सकता। इसको जो है वो कांग्रेस जो है होती है वो मंज़ूर करे। तो अब ये तो सदर चूँकि हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है, सदर जो है इस वक़्त अमेरिका के ट्रम्प साहब हैं, अगर उनको ये लीगल प्रोसीजर में जाना पड़ा कि कांग्रेस से ये टैरिफ की मंज़ूरी करवाएँ, तो वो करवा सकते हैं। अगर हिंदुस्तान इसके ऊपर भी बड़े बगले बजा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जो है ट्रम्प साहब के इस फैसले को
रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि सदर जो है वो अकेला से ये फैसला नहीं कर सकता। सदर ट्रम्प एक बिज़नेसमैन है और वो फ़ायदे और नुकसान का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं किसी से भी ताल्लुकात में। और इसमें इस वक़्त उनको ये नज़र आ गया कि जो मस्नूई तरक्की का लिबादा है भारत पे उड़ा हुआ था, वो इस वज़ह से उड़ा हुआ था कि दुनिया भर में उन्होंने अपनी फ़ेक पब्लिसिटी की वज़ह से बड़े-बड़े अपने तिजारती जो है रास्ते खोल लिए थे। बहुत चीज़ें उनकी जो है पूरी दुनिया में जा रही थी, उनका डायमंड पूरी दुनिया में जा रहा था, उनका चा राइस पूरी दुनिया में जा रहा था, उनके मसाला जात पूरी दुनिया में जा रहे थे, उनके सोलर सिस्टम पूरी दुनिया में जा रहे थे। अच्छा, अमेरिका में ख़ास तौर पे अच्छा सोलर सिस्टम पर और एक बात कि सोलर सिस्टम अमेरिका में जब यहाँ से जा रहे थे और जिस कीमत पे जा रहे थे, तो अब एक एलिगेशन इंडिया के ऊपर ये आ रहा है कि वो चाइना से सस्ता खरीद कर अमेरिका को महँगा बेच रहा था और इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और चूँकि आपको पता है कि जो सोलर सिस्टम का पूरा सिस्टम है वो मोदी साहब के बहुत ही दस्ते-रास अडानी साहब के पास है, ग्रीन इंडिया के नाम से और कुछ इसी तरह से उसका नाम है। और अगर वो ये साबित हो गया कि वो चाइना से सोलर सिस्टम खरीद के जो है वो इंडिया को भेजे जा रहे हैं, अमेरिका को भेजे जा रहे थे, तो उसके बाद जो है और इन हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात का आगाज़ हो जाएगा। इस वक़्त पंजाब में जितनी भी सनअतें थी वो तकरीबन अभी सिर्फ़ टैरिफ का निफ़ाज़ हुआ है और ऑर्डर कैंसल होने हुए हैं, तो वो इतनी मुश्किलात का शिकार हो गई हैं। उसके अलावा ओवरऑल जो है टेक्सटाइल की सनअत भी मुश्किलात का शिकार हो गई है और दीगर ऐसे लेदर की सनअत भी मुश्किलात का शिकार हो गई है। तो ये हिंदुस्तान की मुश्किलात का आगाज़ हो चुका है। तावक्त के हिंदुस्तान कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करे जिसके बाद वो ट्रंप साहब से फिर दोबारा से अपने राह हमवार करे और उससे दोबारा से वो ब्रदर ट्रम्प वाले ताल्लुकात इनके हो जाएँ, जो मोदी साहब बड़ा कंधा थपक-थपक के ट्रम्प साहब पे कहते थे कि माय ब्रदर ट्रम्प और जिनकी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई। ये बात तो हो गई हिंदुस्तान की, अब मैं आऊँगी अपने मुल्क की तरफ और उस मुल्क के सूबे सिंध की तरफ। सूबे सिंध में गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक अजीब-सी सियासत शुरू की जा रही है और वो सियासत जो शुरू की जा रही है वो फिर से इस सूबे में बसने वाले 2 अहम सिंधी और उर्दू बोलने वालों के दरमियान कुछ फिर गैर ज़रूरी तौर पे एक चपकलश का आगाज़ किया जा रहा है। मैं अपने तमाम सिंधी और उर्दू बोलने वाले भाइयों से ये कहना चाहूँगी कि आपको भी जीना और मरना यहीं पर है और उर्दू बोलने वालों का भी अब जीना और मरना यहीं पर है। अब किसी भी ऐसी साज़िश का हिस्सा ना बनें कि आप लोगों की आपस की चपकलश से कोई तीसरा फ़ायदा उठा जाए। तो कोई भी मतलब जितने भी दोनों तरफ के जो बयानात आ रहे हैं, जो जो दोनों तरफ से जो इंतहा पसंदी की बात की जा रही है, वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं हो सकती। मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ़ उर्दू स्पीकिंग्स का ये नुकसान नहीं होगा कि अगर अगर सिंधी भाई ये समझते हैं कि अगर वो कोई भी एक्शन लेंगे कि वो और कुछ भी करेंगे, ये सिंधी भाइयों को भी नुकसान होगा और उसके बाद हम आपस की इस लड़ाई में कोई तीसरे लोग जो है वो अपना किरदार जिसे कहते हैं ना कि प जो अब तक होता आया है कि आप लोग आपस में लड़ते रहें और आपके इख्तियारात और वसाइल पे दूसरे मज़ा उठाते रहें। तो इन दोनों को अब ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए कि दोनों ही का उर्दू बोलने वालों को और सिंधी बोलने वालों को बराबर का हक इस सूबे पर है और उन सबके ना सिर्फ हक है पूरे सूबे पे, इसके वसाइल पर, रोज़गार पर, तालीम पर, हर चीज़ पे दोनों कम्युनिटी के बच्चों का बराबर का हक है और उन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर देखा जाए कि अगर कहीं किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, चाहे उर्दू बोलने वाला हो, चाहे सिंधी बोलने वाला हो, तो इस ज़्यादती का तदारुक होना चाहिए। अगर ज़्यादतियाँ बढ़ती रहें तो फिर एक लावा बन जाती हैं और फिर जब वो लावा फटता है तो वो फिर बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार कर लेता है। ना सिर्फ इसका जश्न ही मना रहे हैं, अपनी जंग जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन भारत ने जो आबी जहारियत की है उसने जिस तरह से पानी जो छोड़ा है पाकिस्तान में, जिससे ना सिर्फ ये कि पूरा पंजाब तकरीबन डूब गया, उस इलियट क्लास जो इलियट कॉलोनीज़ और सोसाइटी थी वो डूब गई। उसके बाद वो रुख सिंध की तरफ आ रहा है, तो उस पर भी पंजाब हुकूमत अपने तौर पर काम कर रही है और सिंध हुकूमत अपने तौर पर काम कर रही है और सिंध हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात अभी से शुरू कर लिए हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये जो सैलाब है इससे अभी अब आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक बड़ा रेश्यो जो है वो पंजाब प्रोड्यूस करता है, तो उसके बाद जो हालात होंगे वो ये होगा कि आपको हर चीज़ जो है, हर चीज़ ₹1 की चीज़ ₹100 की मिलेगी। कौम को इस चीज़ के लिए पे तैयार होना चाहिए और वो जैसे कुछ अरसा पहले सिंध में जब सैलाब आया था, खजूरों की फसलें बिल्कुल तबाह हो गई थी और फिर उसके बाद दीगर फसलें बिल्कुल तबाह हो गई थी, तो सब्जियाँ मिलना मुश्किल हो गई थी। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है जिसके लिए हमें सिंध गवर्नमेंट ने इंसानी जानों को बचाने के लिए हिफाज़ती तदाबीर शुरू कर ली हैं, लेकिन आप
क्या कर सकते हैं कि आप फसलों को तो नहीं बचा सकते, क्योंकि सैलाब जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और ये सैलाब आने की हिंदुस्तान की आबिजारियत तो है, हिंदुस्तान ने तो ये अपनी हरकत दिखाई, लेकिन हिंदुस्तान में भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, उसके भी कई इलाके जो है वो इस सैलाब की नजर हो चुके हैं। लेकिन हमें हर बार, हर कुछ अरसे बाद, हर कुछ सालों के बाद हमें बार बार इन चीजों का सामना करना पड़ता है। आज दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है, हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमतें इस चीज पर काम क्यों नहीं कर रही हैं, डैम्स पर काम क्यों नहीं हो रहे हैं, छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएं। आप छोड़ दें, जो अगर डिस्प्यूटेड डैम है आप उस डैम को छोड़ दें, आप जगह जगह पे छोटे छोटे डैम्स बनाएं कि अगर ये इस तरह की सूरत हाल पैदा भी होती है तो उन डैम्स में वो पानी स्टोर हो जाए, उसके बाद जो है वो आप ही के अवाम के काम आए। हम वादे तो बहुत करते हैं, दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम कुछ भी नहीं करते। अब वक्त आ गया है, और अब मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमत को भी इस बात पर बहुत संजीदगी से गौर कर काम करना शुरू करना चाहिए कि डैम इस वक्त इस मुल्क की जरूरत है, वरना आप कब तक इस तरह से अपनी फसलों को तबाह करते रहेंगे, अपनी नस्लों को तबाह करते रहेंगे। आज जो पंजाब में गांव के गांव सफाई हस्ती से मिट गया और उसके बाद बोरेला सिंध के जाने बढ़ रहा है, तो एक घर बनाने में जो है एक गरीब आदमी को मुद्दत गुजर जाती है। अब वो किसी की खैरात का, किसी की इमदाद का मुंतजिर होगा, और इसी दौरान जो है वो जो कि नौ सरबाज इमदाद के नाम पर पता नहीं कितने लोग फिर से करोड़पति बन जाएंगे। तो बराए मेहरबानी हुकूमत पाकिस्तान को इस बात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, और पाकिस्तान में जल्द से जल्द छोटे छोटे डैम्स का आगाज करना चाहिए, जो हर कुछ अरसे, कुछ दरियाओं के फासले पर जो है उन डैमों को कायम बनाया जाए, ताकि पानी की कमी की सूरत में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। आप 2025 में जी रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें लगता है कि हम फिर 1947 या 1950 में जी रहे हैं, क्योंकि हम वसाइल तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उस पर उनको खर्च करने की और उन पर इम्प्लीमेंटेशन करने की नीयत किसी की भी नहीं है। अब हमें अपनी नीयत बनानी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।